प्यारे बच्चों, आज हम आपको वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र बताएंगे। देखिए, वैद्युत आवेश क्या होता है। वैद्युत आवेश कैसे उत्पन्न होता है। यदि दो पदार्थों को रगड़ खाने पर, यदि दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो यहाँ पर आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन आवेश की स्थिति में सबसे मुख्य स्थिति है बेटा कि किसी पदार्थ में आवेश ग्रहण करने का अर्थ यह होता है कि वह पदार्थ विद्युतमय हो गया। कोई भी पदार्थ जब आवेश ग्रहण करेगा तो उसमें विद्युत उत्पन्न हो जाएगा, अर्थात उससे धारा बहने लगेगी। और आवेश जो होता है, यह आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश जैसे मान लीजिए कि एक कांच की छड़ ले लिए और उस पर रेशम को हम रगड़ रहे हैं। कांच की छड़ पर जब रेशम को रगड़ा जाता है प्यारे बच्चों, तो जो कांच की छड़ है आवेशित हो जाती है या इस पर एक आवेश उत्पन्न होता है। तो इसमें एक स्थिति ऐसी आती है कि जो कांच का छड़ में रेशम से धन आवेश, जो धन आवेशित कण होते हैं वह रेशम से कांच में चले जाते हैं। यदि कांच की छड़ को हम रेशम से रगड़ते हैं बेटा, तो रेशम से दो स्थितियां यहाँ उत्पन्न हो सकती है। रेशम से कांच के छड़ में धन आवेश आ जाना, इसी को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि कांच से रेशम में ऋण आवेशित कण चला जाना। यानी फिर से सुन लीजिए, कांच को जब हम रेशम से रगड़ते हैं तो इसमें दो स्थितियां घटित हो सकती हैं। पहला कि रेशम से कांच में धन कण को चला जाना, धन आवेशित कण को चला जाना, यानी धन कण को चला जाना। दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि कांच से ऋण आवेशित कण रेशम में चले जाए। तो हर ये दोनों स्थितियां एक ही होती है। तो कांच जो होता है यह धनावेशित हो जाता है और रेशम जो होता है बेटा यह ऋणावेशित हो जाता है। यदि स्वतंत्रता पूर्वक यदि कांच के छड़ को, यानी रेशम और कांच की छड़ को रगड़ने के पश्चात जब हम स्वतंत्रता पूर्वक किसी धागे से कांच की छड़ को लटका देते हैं और उसके पास अगर रेशम लाते हैं तो कांच की छड़ रेशम की ओर उन्मुख होगा, अर्थात इसका जो विक्षेप होगा यह रेशम की ओर कांच की छड़ चला जाता है। अर्थात ये कांच की छड़ जो है, यह कांच की छड़ जो है बेटा यह खिंच जाती है किसकी ओर, रेशम की ओर। जो खिंच जाता है वह धनावेशित होगा और जो खींच लेता है वह ऋणावेशित होता है। यानी जो स्वयं खिंच जाता है अर्थात चला जाता है, उसकी ओर उन्मुख हो जाता है, तो वह हो जाता है, उसकी ओर अगर चला जाता है तो वह धनावेशित है और जिसकी ओर जाएगा वह ऋणावेशित है हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए कोई मेला है, किसी चीज़ का मेला, दुर्गा पूजा का मेला या कोई मेला है, इसमें देखिए जो धनावेशित, जो भीड़ की ओर आदमी जाएगा वह धनावेशित होगा और भीड़ अगर उसको खींच रही है तो वह ऋणावेशित हो जाएगा। ये स्थिति है बेटा आवेश की। प्यारे बच्चों, हम इलेक्ट्रॉनिक यानी आवेशों का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत बता दें। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की स्थिति क्या होता है। कोई भी परमाणु जो होता है बेटा, कोई भी परमाणु में नाभिक पाया जाता है। नाभिक में प्रोटॉन, एक चूँकि कक्षा 10 के कुछ सिलेबस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, 9th का है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के बाहर चक्कर लगाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश पाया जाता है यह ऋण आवेश पाया जाता है।
इस पर यह धन आवेश पाया जाता है। यह प्रोटॉन जो होता है इस पर धनावेशित होता है, धनावेश पाया जाता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है बेटा, उदासीन होता है। यहाँ पर न्यूट्रॉन उदासीन होने के कारण यह प्रोटॉन जो होता है नाभिक में पाया जाता है। नाभिक में जो प्रोटॉन की आवेश की मात्रा होती है केवल, इसलिए यह नाभिक धनावेशित होता है। पूरा परमाणु में की स्थिति ये है, किसी भी परमाणु में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्यारे बच्चों, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की जितनी संख्या होती है उतना प्रोटॉनों की भी संख्या होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ, देखिए जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉनों का जितना आवेश होता है उतना प्रोटॉनों पर भी आवेश होता है। इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश होता है वह ऋण आवेश, और प्रोटॉनों पर जो आवेश होता है यह धन आवेश होता है। फिर सुन लो बेटा, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है, प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है, और न्यूट्रॉन पर जो होता है बेटा यह उदासीन होता है। और ये पूरा परमाणु में न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है। यह जो नाभिक होता है, नाभिक में क्या पाया जाता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, तो पूरा नाभिक जो होता है यह धनावेशित होता है। और पूरा परमाणु जो होता है उदासीन क्यों होता है बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना प्रोटॉन भी होते हैं, और जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही आवेश प्रोटॉन पर होता है। यहाँ क्यू, हम कैपिटल क्यू जो है यह हम आवेश लिख दिए हैं बेटा, विद्युत आवेश। आवेश, केवल आवेश लिख दे रहे हैं, यह चार्ज या। अब दूसरी स्थिति मेरे बाबू, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश पाया जाता है और प्रोटॉन पर धनावेश पाया जाता है, लेकिन आवेश की मात्रा बराबर होती है और परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। तो जब इसका हम बीज गणितीय योग करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश और प्रोटॉन के आवेश को, इसको हम पक्षांतर कर दिए हैं इक्वल टू 0, अर्थात यह पूरा परमाणु जो होता है बेटा उदासीन हो जाता है। ये स्थिति है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार। अब दूसरी स्थिति ये चीज़ है, किसी भी परमाणु में, किसी भी पदार्थ या परमाणु में यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, देखिए इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी होती है प्यारे बच्चों, तो ये मान लीजिएगा कि यह धनावेशित है। जो चीज़ धनावेशित है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। प्यारे बच्चों क्या बोले, जो चीज़ धनावेशित है वह उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। एक शब्द याद कर लेना, धक। ये धक, ये बार बार आपको भूलेगा बेटा। ये धक याद कर लेंगे ना, जो धनात्मक धन आवेश होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। याद कर लीजिए, जो धन आवेश होगा, ये धन आवेश, जो धन आवेश होगा या धन आवेशित होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इसमें बेटा इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। फिर से सुन ले बेटा, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार जो चीज़ धनावेशित है वह इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रकट करता है। अब ठीक इसके उल्टा अपने आप समझ जाएंगे। धक का मतलब ध से धनावेश, क से कमी, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी, या इसको हम ये भी कर सकते हैं ध इक। एक शब्द ये भी का जोड़ लेना, जोड़ की क्या समझ लेना, ध इक मतलब धन में इलेक्ट्रॉनों की कमी। ध से धन, धनावेशित, कण में इलेक्ट्रॉनों की कमी। यानी ये आपको जब धक या धई की याद रखें ना तो ये भूलेगा नहीं, बार बार भूलता रहता है कि इलेक्ट्रॉनों की कमी किस में होती है, यानी धनावेशित में होती है कि ऋणावेशित में होती है। तो यह शब्द आपको ना आसान बना देगा, कभी भूलने नहीं देगा। यह जो चीज़ धनावेशित है वह इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। ठीक इसके उल्टा जो है, अगर कोई चीज़ ऋणावेशित है तो ये समझ लीजिए कि यह अधिकता को ऋणावेशित का मतलब कि यह अधिकता को प्रकट करेगा। कोई कण अगर ऋणावेशित है तो यह इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को प्रकट करता है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान लीजिए, जब न्यूमेरिकल में एक चीज़ होता है
कि जहाँ धनावेश होगा तो समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा, तो उसकी प्रकृति धनावेशित। जहाँ भी न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रॉनों की कमी का प्रदर्शन होगा तो तुरंत आप कहेंगे कि यह धनावेशित है। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता का प्रकट हुआ तो आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का जुड़ गया। फिर से देखिए, गलत तो नहीं बोला गया। अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन के कमी का प्रदर्शन करता है तो समझ लीजिए वह धनावेशित है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रकट करता है तो वह ऋणावेशित है। ये है बेटा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार हम एक सामान्य चीज़ आपको बता दिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। न्यूमेरिकल में भी ज़रूरत पड़ते हैं कि प्रकृति क्या होगी, उस पदार्थ की प्रकृति क्या होगी। जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो तुरंत समझ जाना कि यह पदार्थ धनावेशित है। जहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता प्रकट होगी तुरंत बता देना कि यह इलेक्ट्रॉनों की जहाँ अधिकता प्रकट होगी तो वह ऋणावेशित बता देना। ये स्थिति है बेटा इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब इसके बाद हम कूलाम के नियम को कुछ चर्चा करते हैं। आवेश संरक्षण के विषय में बता रहे हैं बेटा। देखो बेटा, वैद्युत आवेश के संरक्षण के विषय में हम बता दें कि वैद्युत का आवेश का संरक्षण कैसे होता है। वैद्युत आवेश का संरक्षण, मान लीजिए कि कोई चीज़ आवेश का जो उत्पत्ति होती है कोई वस्तु के घर्षण से होता है, यानी दो वस्तुओं के घर्षण से आवेश की उत्पत्ति होती है, अर्थात वस्तु चार्ज हो जाती है। तो चार्ज होने का मतलब कि अगर दो वस्तु रगड़ खा रही है तो यहाँ आवेश उत्पन्न हुआ, लेकिन ऐसी स्थिति में आवेश की कुल मात्रा शून्य है। बेटा रे, यह दोनों वस्तु मान लीजिए है, एक मान लीजिए एक ए वस्तु है और एक ए वस्तु है। इस पर दोनों की स्थिति जो है इस समय आवेश की मात्रा शून्य है। अगर हम दोनों को रगड़ते हैं, मान लीजिए कांच की छड़ पर, रेशम या बिल्ली की खाल आबनूस की छड़ पर रगड़ा जाता है तो एक से धन आवेश दूसरे में चला जाना या ऋण आवेश इसमें आ जाना। कहने का मतलब हर एक की स्थिति में आवेश की कुल मात्रा शून्य है, या इसमें से जो आएगा यह इसमें से ए चला जाएगा। अर्थात टोटल स्थिति जो होती है, आवेश जो है संरक्षित है। हर एक स्थिति में रगड़ खाने के पहले यह आवेश शून्य था और रगड़ने के बाद भी इसमें धन आवेश चला जाना, इसमें ऋण आवेश उत्पन्न हो जाना, फिर दोनों को जोड़ोगे पास आएंगे तो यह आवेश शून्य हो जाता है। कहने का मतलब कि आवेश की स्थिति बेटा हर एक स्थिति में संरक्षित होती है। आवेश की स्थिति क्या होती है बेटा? हर एक स्थिति में संरक्षित होती है। तो हम कह सकते हैं कि आवेश का जो संरक्षण, वैद्युत आवेश का संरक्षण होता है, यह न आवेश उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट होती है। तो इसमें हम लिख दें, लेकिन आसान से याद कर, आवेश न तो उत्पन्न होती है, आवेश न तो उत्पन्न होती है, उत्पन्न की जा सकती है, न ही नष्ट की जा सकती है, न ही नष्ट बस केवल एक रूप से बेटा दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। आवेश न तो बेटा उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है। अर्थात आवेश न तो उत्पन्न होता है न ही नष्ट होता है। अर्थात आवेश की हर एक स्थिति मात्रा जो होती है संरक्षित होती है। यही आवेश के संरक्षण का नियम भी है। यही बेटा जो होता है, यही आवेश के संरक्षण का नियम भी है। न आवेश न तो उत्पन्न की जा सकती है न ही नष्ट की जा सकती है। एक उदाहरण के तौर पर हम बेटा बता दें, मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश पाया जाता है और ठीक कोई पॉजिट्रॉन जो इस पर धन आवेशित होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋण आवेश होता है पॉजिट्रॉन पर उतना ही धन आवेश होता है। जब यह दोनों पास पास आते हैं
तो ये दोनों का आवेश जब दोनों पास पास आते हैं तो यह जो आवेश होता है बेटा, यह आवेश की मात्रा शून्य हो जाती है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना पॉजिट्रॉन ठीक उसका उल्टा कण है। इलेक्ट्रॉन का उल्टा पॉजिट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का उल्टा याद कर लीजिए। कभी कभी एक नंबर के सवाल में कंपटीशन में पूछ देता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, कभी कभी प्रोटॉन भी लिख देंगे लोग। इलेक्ट्रॉन का जो उल्टा होता है बेटा पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, पॉजिट्रॉन पर उतना ही धन आवेश है। यदि दोनों अगर मिला दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा फिर शून्य होती है। जब ऊर्जा शून्य होती है, जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं बेटा ना, तो इस पर दो गामा फोटानों की, दो गामा फोटान जो ऊर्जा के रूप में, यह ऊर्जा दो गामा फोटान की उत्पत्ति होती है। जब यह दो गामा फोटान की उत्पत्ति होती है तो आवेश शून्य है, यह ऊर्जा के रूप में उत्पत्ति होती है। यह युग्म उत्पादन युग्म विनाश में इसके विषय में कुछ बात है, समझ गए बेटा। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को जब आपस में मिलाते हैं, मिलाने के बाद जब मिलता है तो यह स्थिति ये बनती है कि आवेश की मात्रा जो यहाँ शून्य हो जाती है, यहाँ भी ऊर्जा आवेश संरक्षित है, और जब मिलने के बाद यह दो गामा फोटान निष्कासित करता है, और ये दो गामा फोटान का आवेश भी, यह आवेश भी शून्य है बेटा, यह आवेश भी शून्य होता है। अर्थात ये जो है आवेश संरक्षण के विषय में हम आपको समझाए बेटा। अब आपको हम बताएंगे कूलाम से संबंधित नियम बाबू।